समथिंग इनक्रेडिबल इज ऑलवेज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, यानी कुछ नया हमेशा खोजा जा सकता है। ये पंक्तियाँ एस्ट्रोनॉमी के विषय में सबसे सटीकता से लागू होती हैं और इन्हीं पंक्तियों को सच साबित करते हुए हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ब्रह्मांड की नई तस्वीरें जारी की हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं तस्वीरों के मायनों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो तस्वीरें क्या हैं, उन तस्वीरों के क्या मायने हैं। इसके बाद इन तस्वीरों और इन डेटा के क्या महत्व है, इस महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा डेटा विज्ञान के लिहाज से किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, विज्ञान में क्या प्रगति कर सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आखिर है क्या, इस टेलीस्कोप का एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे और जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप के बीच के अंतर को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले अपनी आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से है, एक्सप्लेनर से है। हमारी न्यूज़ है व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड इमेजेस फ्रॉम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो हालिया तस्वीरें जारी की गई हैं, जो हालिया आंकड़े और डेटा जारी किए गए हैं, उन तस्वीरों की क्या रेलेवेंस है, उन तस्वीरों की क्या मायने हैं, क्या प्रासंगिकता है, इसको समझने की इस पूरे आर्टिकल में कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इन तस्वीरों को लेकर बात कर लेते हैं। यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो तस्वीरें जारी की हैं उन तस्वीरों को समझ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली तस्वीर है वो है एक आकाशगंगा समूह की, एक गैलेक्सी क्लस्टर की। इस गैलेक्सी क्लस्टर का नाम है SMACS0723 और एक गैलेक्सी क्लस्टर की जो तस्वीर जारी की गई है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इस तस्वीर के बारे में बात करें, इस गैलेक्सी क्लस्टर के बारे में बात करें तो इस गैलेक्सी क्लस्टर में हज़ारों से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, 1000 से ज़्यादा गैलेक्सीज और आकाशगंगाएं मौजूद हैं और ये गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 5.12 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जो तस्वीरें कैच की गई हैं, जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उसमें जो प्रकाश है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। यानी ये जो प्रकाश है, ये जो हमने तस्वीरें कैच की हैं, जो तस्वीरें पाई हैं, हमारे पास जो तस्वीरें जारी की गई हैं, वो तस्वीरें तब की हैं जब सूर्य और पृथ्वी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी पुरानी तस्वीरें क्यों जारी की गई हैं। ये जो प्रकाश हमने कैच किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो प्रकाश पाया है वो इतना पुराना क्यों है। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि हमारा जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, वो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा इसमें लगातार विस्तार भी हो रहा है, ये लगातार एक्सपेंशन हो रहा है इसमें। और हम अंतरिक्ष में किसी भी निकाय की जो पहचान करते हैं, किसी भी बॉडी की जो पहचान करते हैं, उस बॉडी के प्रकाश के जरिए करते हैं। प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है, यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रैवल करता है। अब अगर आप इस प्रकाश की गति की तुलना अपनी कार से करेंगे तो जाहिर तौर पर यह गति काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना एक लगातार विस्तार हो रहे अंतरिक्ष ब्रह्मांड से करेंगे तो जाहिर तौर पर ये काफ़ी धीमी गति है। और यही वजह है कि किसी भी अंतरिक्ष में प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक लंबा समय तय करना पड़ता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यही दूरी वजह है कि पृथ्वी पर सूर्य से जो भी प्रकाश आता है उसे पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा जो प्रकाश लिया गया है, जो प्रकाश कैच किया गया है, जो तस्वीरें ली गई हैं, वो लगभग 4 बिलियन वर्ष पुरानी हैं। इसके अलावा इस तस्वीर से ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक फिनोमिना की भी पुष्टि की गई है। इस फिनोमिना का जिक्र पहली बार साल 1915 में आइंस्टाइन द्वारा अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में किया गया था। इस पूरी तस्वीर से स्पष्ट होता है कि इस तस्वीर में जो गैलेक्सीज जो दिखाई गई है, जो गैलेक्सी क्लस्टर दिखाया गया है, इस गैलेक्सी क्लस्टर में भी, इस पूरी तस्वीर में भी कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जो इस गैलेक्सी क्लस्टर का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस गैलेक्सी क्लस्टर से भी पीछे की हैं। यानी कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं, कुछ गैलेक्सीज इसमें ऐसी भी हैं जो 13 बिलियन वर्ष पुरानी हैं। यानी ये जो तस्वीरें हैं ये बिग बैंग के आसपास की हैं, यानी समय के शुरुआत की आसपास की हैं। कब हुआ था बिग बैंग? तो बिग बैंग हुआ था वैज्ञानिकों के अनुसार 13.8 बिलियन वर्ष पहले। और इस तस्वीर में जो कुछ गैलेक्सीज हैं वो गैलेक्सीज 13 बिलियन वर्ष पुरानी हैं। और ये जो फिनोमिना है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग।
ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझ लेते हैं। क्या होती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग? तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझने के लिए साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जारी की थी। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में बताया था कि अंतरिक्ष में कुछ बड़े निकाय, कुछ बड़ी बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिनका मास इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने इतने बड़ी बॉडी होने के कारण, इतने ज़्यादा मास होने के कारण स्पेस टाइम की जो फैब्रिक होता है, स्पेस टाइम की जो संरचना होती है उसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसे विकृत कर देते हैं। अब जो प्रकाश होता है वो प्रकाश सीधी गति से चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाला प्रकाश इस विकृत संरचना के पास पहुंचते हैं, इस विकृत स्पेस टाइम के पास पहुंचते हैं, तो वो भी विकृत हो जाता है, वो भी मुड़ जाता है और एक लेंस का रूप ले लेता है, एक लेंस की संरचना बन जाती है, जिसकी वजह से जो पीछे वाली निकाय होता है जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो निकाय और ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। इसको अब एक तस्वीर के जरिए हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए गैलेक्सी क्लस्टर है और यहाँ पर स्पेस टाइम फैब्रिक है, स्पेस टाइम संरचना है। ये स्पेस टाइम संरचना गैलेक्सी क्लस्टर के मास के कारण, गैलेक्सी क्लस्टर के वजन के कारण कुछ डिस्टॉर्ट हो गई है, कुछ नीचे चली गई है। इसकी वजह से जब ये गैलेक्सी, पीछे वाली गैलेक्सी से प्रकाश यहाँ पर पहुंचेगा तो ये प्रकाश भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, और विकृत होकर ये प्रकाश एक लेंस का रूप ले लेगा। और इस लेंस से आने वाले प्रकाश को जब हम पृथ्वी पर कैच करेंगे तो जाहिर तौर पर एक लेंस की संरचना दिखाई देगी, और इस लेंस की संरचना की वजह से ये जो पीछे वाली गैलेक्सी है, ये पीछे वाली गैलेक्सी और ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। और यही वजह है कि इसमें जो हमारी नई तस्वीर जारी हुई है, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नई तस्वीरें जारी की हैं, इस तस्वीर में हमें कई ऐसी संरचनाएं देखने को मिल सकती हैं जहां पर हमें एक लेंस की संरचना देखने को मिल रही है। और इसी लेंस की संरचना की वजह से ये जो पीछे वाली गैलेक्सीज हैं, ये पीछे वाली गैलेक्सीज और ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हुआ इस तस्वीर का महत्व क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली तस्वीर पर बात कर लेते हैं। जो हमारी अगली तस्वीर है वो स्टीफन क्विंटेट की है। स्टीफन क्विंटेट 5 गैलेक्सीज का एक समूह है, 5 आकाशगंगाओं का एक समूह है। ये आकाशगंगाओं का 5 समूह साल 1877 में फ्रांस के खगोल शास्त्री एडॉर्ड स्टीफन द्वारा खोजा गया था। लेकिन अब हालिया इस अध्ययन में पता चला है, जो हालिया तस्वीर जारी हुई है, इस तस्वीर से पता चला है कि इन 5 गैलेक्सी, ये जो पूरा समूह है, ये मूलतः 5 गैलेक्सीज नहीं बल्कि 4 गैलेक्सीज का एक समूह है। और जो 5वीं गैलेक्सी है वो 5वीं गैलेक्सी NGC7320, ये गैलेक्सी काफ़ी दूर स्थित है इस समूह से। ये जो 5वीं गैलेक्सी है यानी NGC7320, ये गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 40 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। लेकिन ये जो 4 अन्य गैलेक्सीज हैं, वो 4 अन्य गैलेक्सीज पृथ्वी से लगभग 290 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो 5वीं गैलेक्सी है, ये इस गैलेक्सी समूह का हिस्सा नहीं है। असल में ये इससे काफ़ी दूर स्थित है और पृथ्वी के काफ़ी करीब स्थित है। तो ये हमें इस नए अध्ययन से पता चला है, इस नई तस्वीर से पता चला है। इसमें हमें 4 गैलेक्सीज देखने को मिल रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी गैलेक्सी। इसके अलावा इससे ये भी पता चला है कि इस तस्वीर से ये भी हमें पता चला है कि इसमें 2 गैलेक्सीज ऐसी हैं जो आपस में विलय होने की प्रक्रिया में हैं, जिनमें आपस में मर्ज होने वाला है बहुत जल्द। तो ऐसे में अगर इस तस्वीर का अध्ययन किया जाता है तो जाहिर तौर पर वैज्ञानिक 2 गैलेक्सीज के विलय की प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सकती है इसके माध्यम से। इसके अलावा इस गैलेक्सी समूह में ब्लैक होल भी मौजूद हैं। ऐसे में वैज्ञानिक इस पूरे गैलेक्सी समूह की तस्वीर के माध्यम से और यहाँ से जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से ब्लैक होल को समझने में भी सहायता मिल सकती है। ये तो हुई दूसरी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं और तीसरी तस्वीर पर बात कर लेते हैं। जो तीसरी तस्वीर है वो सदर्न रिंग नेबुला से संबंधित है। वैज्ञानिक तौर पर इस तस्वीर को, इस सदर्न रिंग नेबुला को NGC3132 के नाम से जाना जाता है। ये दोनों तस्वीरें एक ही नेबुला की हैं। ये जो नेबुला है वो एक प्लानिटरी नेबुला है। प्लानिटरी नेबुला होने का मतलब ये नहीं है कि इसका संबंध किसी प्लैनेट से है। दरअसल इसका संबंध, प्लानिटरी नेबुला का संबंध स्टार्स से होता है, तारों से होता है। और ये जो प्लानिटरी नेबुला है यानी NGC3132, ये प्लानिटरी नेबुला हमारे आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, लगभग 2000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा इस पूरे अध्ययन से ये भी पता चला है कि इस पूरी सदर्न रिंग नेबुला में एक बाइनरी स्टार सिस्टम मौजूद है, यानी इस पूरे सदर्न रिंग नेबुला के अंदर 2 स्टार्स मौजूद हैं। इसमें से एक स्टार कम चमकीला है और ये स्टार एक डाइंग स्टार है, अपनी मृत्यु के अंतिम चरण में है। लेकिन इसमें से दूसरा स्टार है वो अधिक चमकीला है और वो अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में है। तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 स्टार आपको दिखाई देंगे। एक स्टार ज़्यादा चमकीला है, एक स्टार कम चमकीला है। ये जो कम चमकीला वाला स्टार है यही स्टार है जो अपने जीवन के अंतिम चरण में है, जो मृत्यु के अंतिम चरण में है। और इसी स्टार का मास आसपास फैल गया है और इसी वजह से स्नेक नेबुला का
नेबुला की एक शक्ल ले ली है, नेबुला का रूप ले लिया है। ये तो हुई हमारी तीसरी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं, चौथी तस्वीर पर बात कर लेते हैं। जो हमारी चौथी तस्वीर है वो कैरिना नेबुला से संबंधित है और वैज्ञानिक तौर पर इसे NGC 3324 के नाम से जाना जाता है। ये जो नेबुला है इसकी तस्वीर हमारे सामने पहले भी थी, पहले भी हबल टेलीस्कोप ने इससे संबंधित तस्वीर जारी की थी, लेकिन अब जो नई तस्वीर जारी की गई है वो ज़्यादा स्पष्ट है और इस नई तस्वीर के माध्यम से इस क्षेत्र को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र की बात करें, इस नेबुला की बात करें, तो ये नेबुला पृथ्वी से लगभग 7600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। और जैसा कि हम तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में गैस के विशाल बादल मौजूद हैं। ये गैस समय के साथ कंडेंस होती है, संघनित होती है और एक नए सितारे को जन्म देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र सक्रिय तौर पर नए सितारों को जन्म दे रहा है और नई तस्वीर के माध्यम से, नए डेटा के माध्यम से इस क्षेत्र को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और चौथी तस्वीर पर बात कर लेते हैं। दरअसल चौथी कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि चौथी कुछ डेटा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा एक नए एक्सोप्लैनेट का अध्ययन किया गया है। हालांकि ये कोई नया एक्सोप्लैनेट नहीं है, पर इसका अध्ययन अभी किया गया है और इस एक्सोप्लैनेट का नाम है VASP-96b। VASP-96b नाम का ये जो एक्सोप्लैनेट है, वो एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से लगभग 1150 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? तो एक्सोप्लैनेट एक ऐसा ग्रह होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से अलग किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करता है, उसके चारों तरफ घूमता है। मौजूदा समय में ये जो हमारा एक्सोप्लैनेट है VASP-96b, ये VASP-96 नाम के एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से लगभग आधा है और ये एक्सोप्लैनेट अपने मूल तारे की परिक्रमा लगभग 3.4 दिनों में पूरी करता है। इसके अलावा इस जो पूरी खोज है, इस पूरे अध्ययन से हमें पता चला है इस एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो जलवाष्प है ये उसकी सतह पर मौजूद नहीं है, बल्कि उसके वायुमंडल में मौजूद हैं और जाहिर तौर पर ये ग्रह रहने लायक नहीं है क्योंकि इसका तापमान काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये जो नया मॉडल हमें प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से हम आसपास के अन्य एक्सोप्लैनेट का अध्ययन कर सकेंगे और इसके आधार पर जाहिर तौर पर हमें ये पता चल सकेगा कि कौन से एक्सोप्लैनेट रहने योग्य है। चलिए, ये तो हुई तस्वीरों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और इन तस्वीरों और इस डेटा के महत्व को समझ लेते हैं कि आखिर ये तस्वीरें और डेटा महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए, नासा के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हैं और इसके माध्यम से और इस पूरे डेटा का विश्लेषण आगे आने वाले कई सालों तक किया जाता रहेगा। इसके अलावा इस डेटा के माध्यम से 13 बिलियन वर्ष पुराने ग्रहों के स्रोतों की खोज की गई है। तो जाहिर तौर पर इसके माध्यम से हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय को समझने में मदद मिलेगी, बिग बैंग के बाद क्या हुआ इसे समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इसके माध्यम से हमें ब्रह्मांड से जुड़े अन्य रहस्यों को भी समझने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से हम बाइनरी गैलेक्सी सिस्टम को समझ सकते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम को समझ सकते हैं, साथ ही नए तारों के निर्माण प्रणाली को, नए तारों का निर्माण किस तरह से होता है, तारों की मृत्यु किस तरह से होती है, डाइंग स्टार्स क्या होते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से हमें एक्सोप्लैनेट्स के अध्ययन में भी मदद मिलेगी क्योंकि हमें पता चला है कि एक नया एक्सोप्लैनेट है जहाँ पर जलवाष्प मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं। तो इसके माध्यम से हम एक नया मॉडल विकसित कर सकते हैं और इस नए मॉडल के माध्यम से हम अन्य एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इन तस्वीरों का महत्व। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST के बारे में जान लेते हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा द्वारा विकसित किया गया है और ये दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में एरियन 5 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था और ये टेलीस्कोप जनवरी 2022 में लैग्रेंज पॉइंट 2 पर पहुंच गया था। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? तो ये अंतरिक्ष में किसी दो बड़े निकायों के बीच एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उन दोनों निकायों का गुरुत्वाकर्षण आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और किसी भी का भी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, ग्रेविटी काम नहीं करती है। और इस पूरे पॉइंट का उपयोग मुख्य तौर पर रॉकेट्स द्वारा फ्यूल को, ईंधन को बचाने के लिए किया जाता है। जो लैग्रेंज पॉइंट 2 है वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किए गए हबल टेलीस्कोप का एक उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। ऐसे में इन दोनों टेलीस्कोप्स के बीच के अंतर को समझ लेना भी ज़रूरी है। तो चलिए जेम्स वेब और हबल टेलीस्कोप के बीच के अंतर को समझ लेते हैं। हबल टेलीस्कोप को 1990 में एक ऑप्टिकल अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में डिज़ाइन किया गया था
और ये टेलीस्कोप मानव आंखों को दिखाई देने वाले प्रकाश का अध्ययन करने में सक्षम है। यानी इस टेलीस्कोप के माध्यम से केवल उसी प्रकाश का अध्ययन किया जा सकता है जो मानव आंखों को दिखाई देता है, जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। और यही इस पूरे टेलीस्कोप की सीमा भी है, इस टेलीस्कोप की एक लिमिटेशन भी है। यही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है, लगातार एक्सपेंशन हो रहा है उसका, और कोई भी निकाय जो पृथ्वी से जितनी दूरी पर स्थित है वो उतनी ही ज़्यादा दूर जा रहा है। इस पूरे फिनोमिना को रेडशिफ्ट कहा जाता है। रेडशिफ्ट के अंतर्गत जिसमें किसी दूर जाने वाली वस्तु से उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश की वेवलेंथ और ज़्यादा खिंच जाती है और ये वेवलेंथ इंफ्रारेड प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अब यहाँ विशेष बात यह है कि इंफ्रारेड प्रकाश को आंखों के जरिए नहीं देखा जा सकता, और यही वजह है कि हबल टेलीस्कोप भी इस प्रकाश का अध्ययन नहीं कर सकता। और इस तरह से जो हबल टेलीस्कोप है वो ज़्यादा दूरी पर स्थित अंतरिक्ष निकायों का, बॉडीज़ का अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर स्थित जो अंतरिक्ष निकाय होते हैं उनसे आने वाला प्रकाश इंफ्रारेड प्रकाश होता है। और ज़्यादा दूरी पर कौन कौन से निकाय होते हैं? नेबुला हो सकता है, गैलेक्सी हो सकती है, कोई एक्सोप्लैनेट हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम हबल टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं तो हम इन गैलेक्सीज़ का, इन निकायों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी लिमिटेशन थी। इसी लिमिटेशन को देखते हुए हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाना पड़ा, और ये टेलीस्कोप को केवल इंफ्रारेड प्रकाश के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इस टेलीस्कोप के माध्यम से इंफ्रारेड प्रकाश का अध्ययन किया जा सकता है, और ये टेलीस्कोप लगभग 13.6 बिलियन वर्ष पुराने प्रकाश का भी अध्ययन करने में सक्षम है। यानी अगर कोई प्रकाश लगभग 13.6 बिलियन वर्ष पुराना भी है, 13.6 बिलियन वर्ष पहले से वो ट्रैवल कर रहा है, तो भी ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये उसका अध्ययन करने में सक्षम होगा। ये जाहिर तौर पर ये वो एक इंफ्रारेड प्रकाश होगा, और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो इस इंफ्रारेड प्रकाश का अध्ययन कर सकेगा। यही इसकी एक प्रमुख विशेषता भी है। इसके अलावा दोनों में आकार को लेकर भी एक अंतर देखा जाता है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके दर्पण का व्यास तकरीबन 6.5 मीटर के आसपास है, जबकि जो हबल टेलीस्कोप है उसका जो व्यास है वो तकरीबन 2.4 मीटर के आसपास है। तो इस तरह से जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने ज़्यादा क्षेत्र को कवर करने में सक्षम है, ज़्यादा क्षेत्र को कर सकता है, ज़्यादा क्षेत्र का अध्ययन कर सकता है। तो ये तो ही दोनों की विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जेम्स वेब टेलीस्कोप लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित है। दूसरा कथन है यह टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट तरंग दैर्ध्य का अध्ययन करता है, यानी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ का अध्ययन करता है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, या ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।